हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेट वन का जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ था सेक्शन सी, जो आपका 5 मार्क्स का है। तो बच्चों, बीच में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर कॉलेज में व्यस्तता के कारण हम आप लोग को सेक्शन सी बताने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बचा हुआ जो भी दिन है हर दिन में एक आपके लिए एक फ़ायदेमंद वीडियो डालूं, ताकि आप उसको झारखंड अकादमिक काउंसिल का जो 12th एग्ज़ाम होगा उसमें आप अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर अच्छा मार्क्स ला सके। तो बच्चों, आज मैं सेट 1 का सेक्शन सी जो लॉन्ग सेक्शन है बच्चों, ये आपका स्कोरिंग है। ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन सी आपका स्कोरिंग है और इसको अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि मैं खुद कॉपी चेक किया हूँ 12th का, इसीलिए मुझे ज़्यादा अनुभव है कि कितना आपको आंसर लिखना चाहिए, कितना नहीं लिखना चाहिए। आप हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें, आपको बहुत सारा मटेरियल्स मिलते जाएगा। तो सेक्शन सी को टाइम बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका है सेक्शन सी सेट वन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन बच्चों मैं पढ़ दे रहा हूं। स्टेट न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, डिराइव द एक्सप्रेशन। आपको डिराइव करना है μ1 बाय माइनस यू प्लस μ2 बाय भी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय आर, वेयर रिफ्रैक्शन अकर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। आपको एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेना है और ये फॉर्मूला को प्रूव करना है। बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये फॉर्मूला आपको प्रूव करना है। आपको ये जो क्वेश्चंस है इस पे एकदम आप बारीकी से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यानी कि हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम जो 8 अप्रैल को जो फिजिक्स होगा आपका, उसमें ये क्वेश्चंस रहे। इसीलिए अच्छे तरीके से समझना है कि हम इस 5 नंबर के क्वेश्चंस को कैसे जवाब दें, कितना इसमें लिखना है, कैसा स्टेप देना है, इस चीज को आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। तो हम इसके आंसर्स को स्टार्ट करते। बच्चों, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन हो उसका क्या तरीका है जवाब देने का, इसको ध्यान से समझिए। इसका आंसर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाने से पहले उसके स्टेटमेंट को लिखेंगे। लेट ए बी द कॉन्वेक्स spherical सरफेस, फिर यहां कॉमा देना है, होज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम लोग स्मॉल आर लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है, या इसको कैपिटल ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल लेके चलिए। एंड पोल पी, ठीक है, μ1 एंड μ2 आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से समझना है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ए बी। अभी डायग्राम में सब क्लियर हो जाएगा, ए बी फुल स्टॉप। फिर आई ओ पी सी जो है आपका होगा प्रिंसिपल एक्सिस। अभी मैं सबका डायग्राम, ये जितना भी स्टेटमेंट लिखा है इसका डायग्राम मैं तुरंत बना दूंगा आपके सामने। प्रिंसिपल एक्सिस ये आपका स्टेटमेंट है कि लेट हम लोग ए बी एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लेंगे, हुज सेंटर ऑफ कर्वेचर हम इसको सी माने हैं एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर माने हैं, एंड पोल कितना P।
μ1 and μ2 आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ए बी का। ठीक है, IOPC क्या है आपका, एक प्रिंसिपल एक्सिस है। बच्चों जो स्टेटमेंट है उसका आपको सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम कैसा होगा उसको ध्यान से समझना है। देखिए जो डायग्राम हम आपको बता रहे हैं इसी को आपको ड्रॉ करना है कॉपी में, एकदम ऐसे ही ड्रॉ करना है, ध्यान से समझिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस पास करेंगे और कोई एक ऑब्जेक्ट है यहां पे मेरा, थोड़ा इसको हल्का सा मिटा रहे हैं हम सुविधा के अनुसार, थोड़ा इधर, यहां पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है। एक मिनट जी, सारा चीज लिखना पड़ेगा। देखिए हम ना इसको मिटा रहे हैं, आप इसको स्क्रीन को रोक करके लिख लेना है स्टेटमेंट को, क्योंकि डायग्राम मेरा बढ़ा जाएगा, इसीलिए हम स्टेटमेंट को मिटाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ा कमी है। आपको बढ़िया से देखना पड़ेगा, इस डायग्राम को हम यहां बनाते हैं क्योंकि बड़ा डायग्राम जाएगा, इसीलिए इस डायग्राम को अच्छे से समझना है। डायग्राम में आपका मार्क्स रहता है 2 नंबर। डायग्राम आपको सुंदर बनाना पड़ेगा फिजिक्स में, डायग्राम में आपको 2 नंबर रहेगा, इसको ध्यान देना है। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में डायग्राम में 2 नंबर, एकदम कंसंट्रेट। देखिए एक इंड को हम ए नाम देंगे, दूसरे इंड को हम बी नाम देंगे। हम ना एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखे ओ, एकदम बारीकी से समझना है। अब ये ओ क्या होगा, इस एयर को हम लोग नाम दे देंगे μ1 और ये दूसरा मीडियम है इसलिए इसको μ2 नाम देंगे। जब आप लोग कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, हम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी डिसाइड कर दे रहे हैं कि ये मिरर का ये जो कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको एकदम बारीकी से समझना है, क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, इसीलिए क्या करेगा, ये दूर जाएगा और यहां से क्या होगा, एकदम चीज को समझना है। यहां से हम इसको क्या करेंगे, ये मुड़ेगा नहीं, याद रखना है कि ये मुड़ेगा नहीं। ये क्या करेंगे, इसको हम लोग एक बैक ट्रेस करेंगे। जब इसको बैक ट्रेस करेंगे, इसका इमेज कहां बना, आई पे। ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये रिफ्रैक्ट किया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, ठीक है, और नॉर्मल से क्या हुआ। अब क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन बोला है कि रेयरर टू डेंसर मीडियम में एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को फाइंड करना है। तो ये जैसे ही जाएगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो अब उसको बैक ट्रेस करने के बाद उसका इमेज कहां बना, आपका आई पे बना, एकदम ध्यान से समझना है। तो फर्स्ट इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम लोग यू ले लेंगे, और इसका जो यहां से यहां का इमेज डिस्टेंस है इसको हम लोग लेके चलेंगे भी, और ये आपका क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। इसको बारीकी से समझना है। हम यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं एल, ठीक है। अब इसको समझिए। अब सारे चीज का ना हम एक एंगल देंगे, इसका नाम कुछ देना पड़ेगा हम लोग को। ये एंगल ऑफ आई हो जाएगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसका नाम हम लोग अल्फा दे देंगे। ये अगर अल्फा है तो ये आपका बीटा हो जाएगा, और इसको हम लोग गामा लेट कर लेंगे, गामा। ध्यान से समझिए, इसका कुछ नाम दे दीजिए एम से एल के बीच का हाइट को हम एच मान के चलते हैं, और ये ओ ना होकर ना इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस मानेंगे, पी, प्रिंसिपल एक्सिस पी, ठीक है। और यहां पे कैसा है, तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1। देखिए इसी कॉन्सेप्ट, μ2 बड़ा है μ1 से, इसीलिए नॉर्मल से ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर जा रहा है, यानी ये कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस की ओर नहीं आएगी। इसीलिए क्या हो रहा है, यहां पे हम एक बैक ट्रेस कर रहे हैं। इस चीज को समझना है कि ये नॉर्मल की ओर क्यों नहीं आ रहा। अगर μ1 ग्रेटर देन μ2 होता तो ये पॉसिबल होता, बट यहाँ पे पॉसिबल ये नहीं है। तो इस डायग्राम को आपको ना वीडियो को रोक करके पहले अच्छे से इसको बना लीजिए, ठीक है।
फिर हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि आपको ना डायग्राम हम मिटा देंगे, इसीलिए आप कलम कॉपी लेके जरूर बैठे होंगे, इसको ना आप अच्छे तरीके से कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। ये आपका हो गया डायग्राम कंप्लीट, एक तरफ μ1 एक तरफ μ2। अब इसको बारीकी से समझना है, ठीक है। चीज को ध्यान से देखते जाइए, जरूरत पड़ेगा हम मिटाते जाएंगे, इसलिए आप साथ साथ नोट करते जाइए। O इज ऑब्जेक्ट, O यहां पे क्या है जी, तो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पॉइंट kept on the principal एक्सेस। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, स्टेटमेंट अगर आप नहीं लिखते हैं आपका मार्क्स कटेगा। हुज इमेज फॉर्म्ड एट आई, कहां पे इमेज बन रहा है, वो मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज कहां बन रहा है, आई पे, ऑब्जेक्ट यहां, इमेज यहां, आई, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए, इन ट्रायंगल, अब यहां से एकदम स्टेटमेंट ध्यान समझना है। इन ट्रायंगल ओ एम सी, देखिए ओ एम और सी में, ओ एम सी में आपको ध्यान देना है, अल्फा प्लस गामा जो होगा वो आई के बराबर होगा, अल्फा प्लस गामा जो होगा वो आई के बराबर। एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे लगा रहे हैं, ठीक है। अगेन इन ट्रायंगल आई एम सी, आई कैपिटल एम ले लेते हैं, आई एम और सी, यहां पे क्या होगा, बीटा, आई एम और सी में बीटा प्लस गामा वो आर के बराबर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ लेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू μ2 बाय μ1। अब इसको ध्यान से समझना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल आई का वैल्यू यहां पुट करेंगे, एंगल आर का वैल्यू यहां पुट करेंगे, ठीक है। तो एंगल आई मेरा कितना है, तो साइन आई, आई का मतलब अल्फा प्लस गामा, साइन आर, आर का मतलब, या एक लाइन रुकिए, आपको ना और सटीक इसको हम बताते शॉर्टकट में। अगर इफ, एक कंडीशन डाल दीजिए, इफ, अब यहां पे थोड़ा स्टेटमेंट लिखना, इफ आई एंड स्मॉल आर आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा है, और मैथ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि साइन आई जो होगा वो अप्रोक्सीमेट आई के बराबर, और साइन आर जो होगा वो अप्रोक्सीमेट आर के बराबर। यानी इक्वेशन नंबर 1 में इसको अगर हम पुट कर दें, अब इक्वेशन इसको नहीं मानना है, तो साइन आई जहां पे वहां क्या लिखेंगे, अब हम आई लिखेंगे, साइन आर वहां क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, किसके बराबर, तो μ2 बाय μ1। अब आपको आई और आर का वैल्यू से पुट करना है, तो आई का वैल्यू अल्फा प्लस गामा, आर का वैल्यू बीटा प्लस गामा, किसके बराबर, μ2 बाय μ1। अब यहां से क्रॉस करना है, μ2 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ1 होना चाहिए यहाँ पे, μ1 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 बीटा प्लस गामा। इसको ना हम लोग कुछ मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। बच्चों अब इसके आगे क्या करना है, ध्यान से समझिए। अगर हम अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यू को फाइंड कर लें और यहां पुट कर दें, अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यू अगर हम फाइंड करके यहां पुट कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। इसको बारीकी से समझना है। अब इसको समझिए, हम लोग क्या करेंगे, अब ना हम लोग यहां पे यूजिंग पैरेलक्स मेथड करेंगे, पैरेलक्स मेथड, एकदम ध्यान से समझिए, सबसे अलग और सबसे सटीक, बहुत ही आसान डेरिवेशन है, और हम एकदम सिंपल मेथड से
एकदम इजी मेथड से बताने जा रहे हैं। पैरेलक्स मेथड में जैसे आप लोग निकालते हैं ना, पैरेलक्स मेथड में सबसे छोटा एंगल निकालने के लिए हम लोग काम करेंगे। तो पैरेलक्स मेथड में हमको क्या क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है और गामा निकालना है। तो जब अल्फा निकालेंगे तो सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ओ एम और एल, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना है, ओ एम एल, ठीक है। बहुत सारे डेरिवेशन में आप देखे होंगे यहाँ पे टेन थीटा लेके भी चलता है, तो आपको जैसे सुविधा हो आप कीजिए। हम पैरेलक्स लेके डार्ट इसको छोटा करके निकल जाएंगे। तो सबसे पहले अल्फा निकालेंगे, तो इन ट्रायंगल ओ एम एल में अगर हम अल्फा निकालते हैं तो एम एल बाई ओ एल हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू एम एल बाई ओ एल। और देखिए ओ एल और पोल के सामने कोई भी पॉइंट होगा तो पोल पे मर्ज हो जाता है, इसीलिए आपका यहां पे हो जाएगा एम एल बाय ओ पी। अब एम एल को हम लोग क्या माने हैं, तो एच माने हैं, और ओ पी को क्या माने हैं, तो यू माने हैं। तो यहां पे हम लोग को दे देना है एम एल के जगह पे एच और ओ पी के जगह पे यू। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन के ऊपर में क्या लिखा है, क्वेश्चन के ऊपर में लिखा है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन का यहां पे यूज करना, कुछ अलग नहीं करना है इसमें। साइन कन्वेंशन क्या कहता है, तो यहां पे यू कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा, यू यहां पे नेगेटिव, यही साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। देखो ध्यान से, अल्फा। अब इसी प्रकार बीटा निकालेंगे, तो बीटा कैसे निकालेंगे, तो आई एम और एल पे, तो फिर से एम एल बाय आई एल, एम एल बाय आई एल। तो एम एल तो ठीक है, आई एल क्या होगा, आई पी हो जाएगा। एम एल का वैल्यू एच और आई पी का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी साइन कॉट। इस तरह गामा का वैल्यू निकालेंगे, गामा का वैल्यू फिर से क्या होगा, एम एल, गामा निकालेंगे, ध्यान देना है सी एम एल पे, तो एम एल बाई सी एल, एम एल बाई सी एल, और एम एल जो होगा वो सी पी के बराबर हो जाएगा। यानी कि गामा इज इक्वल टू एच बाय पी सी, यानी पी सी यानी सी पी का वैल्यू कितना, तो आर, ये राइट साइड में है इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। एक बार हम वीडियो को देख लेते हैं, कट तो नहीं रहा है साइड में, साइड में नहीं कट रहा, वेरी गुड, ठीक है। तो H बाई आपका क्या हो जाएगा, R। अब ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन 1 नंबर का सॉल्व होगा। तो बच्चों अब हम फिगर को मिटा रहे हैं, फिगर का मेरा कोई काम नहीं है, फिगर काम था अल्फा बीटा निकालने का, हमने निकाल दिया। ये भी सेक्शन सब मिटा रहे हैं, आप पुश करके जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि अब मेरा काम धीरे धीरे खत्म हो रहा है यहाँ के बाद। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन कहाँ पे रखना है जी, तो 1 में रखना है, 1 पे रख दीजिए। तो μ1 बच्चों यहाँ पे सेट करने में आपको ध्यान देना पड़ेगा। μ1 अल्फा का वैल्यू कितना, तो h बाय माइनस यू प्लस गामा, गामा कितना, तो h बाई आर। μ1 हो गया, μ2 कितना, तो पहले बीटा, बीटा का वैल्यू लिख दिए, फिर प्लस गामा, गामा कितना, तो h बाई आर। चीज को समझिए, μ1 ऊपर में h है, कॉमन ले लीजिए h को, तो 1 बाय माइनस यू प्लस 1 बाई आर। यहां पे भी h को कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाय माइनस बी प्लस 1 बाई आर। h से h कैंसिल, μ1 को अंदर, μ2 को अंदर, तो μ1 बाय माइनस यू प्लस μ1 बाई आर इज इक्वल टू μ2 बाय माइनस बी प्लस μ2 बाई आर। अब आपको प्रूव करना है, क्या बार बार देखना है, प्रूव करना। μ1 बाई माइनस यू दिखने लगा, μ2 बाई भी ये माइनस में है, अगर RHS में माइनस है, LHS आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि μ1 बाय माइनस यू, अब भी को हम लाएंगे RHS से LHS तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू μ2 बाई आर। देखिए μ2 बाई आर और ये μ1 बाई आर, LHS में प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, μ1 बाई आर। यानी μ1 बाई माइनस यू प्लस μ2 बाई भी, एलसीएम ले लीजिए आर का,
तो μ2 माइनस μ1 और ये हुआ आपका रिजल्ट। आप मिला लीजिए अपने क्वेश्चन से। बच्चों ध्यान से समझिए, रिजल्ट को हमेशा बॉर्डर बनाइए, रिजल्ट को हमेशा बॉर्डर कीजिए और थोड़ा उसको सजा दीजिए, ताकि आपका कॉपी जब एग्जामिनर देखे तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो, अच्छा हो, लगे कि नहीं बच्चा मेहनत किया इसमें। तो बच्चों ये आपका हुआ 15 नंबर क्वेश्चन। इसी तरह से आपका 4 लगातार क्वेश्चन है, उसको हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 16 जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से देखिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स का आप यूज कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको सबसे ज्यादा समझना क्या है, तो आपको ना डायग्राम समझना है। डायग्राम μ2 ग्रेटर देन μ1 है, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, बैकट्रेस होकर आई पे उसका इमेज बन रहा है। पहला बात। दूसरा बात क्या समझना है, पैरेलैक्स मेथड को समझना है। अल्फा बीटा गामा अगर आप सही निकाल लिए, उसको सही से पुट कर लिए, आपका 5 नंबर एकदम सॉलिड। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट नंबर 1 का जितने भी क्वेश्चंस लॉन्ग में दिया हुआ है, उसको एकदम आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करके उसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या निकालना है आपको, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक और 5 नंबर, एक और धमाका। देखिए हम तो सलाह देंगे आपको कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप अच्छे से याद जरूर कर लीजिए, लेकिन अगर इसके जगह पे अगर और में आपको कोई और क्वेश्चन मिल रहा है, जैसे कि ये हुआ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हुआ, या हाइगेंस का कोई डेरिवेशन अगर आपको मिल जाता है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को टच ना करें, ये लंबा जाएगा, बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग YDSE क्वेश्चन नंबर 16, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम आपको करवाएंगे। ये पूरे ऑप्टिक्स का सबसे लंबा क्वेश्चन जाएगा, तो हम स्टेटमेंट आपको लिखवाएंगे भाई, लिखने का जगह नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट एकदम स्टेटमेंट लिखिए। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एकदम राइट डाउन, कॉपी कलम लीजिए और फटाफट लिखिए, एकदम आलसी वाला काम नहीं करना। लिखिए, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हम 2 बार रिपीट करेंगे, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट्स, हम लोग क्या करेंगे, 2 स्लिट लेंगे, 2 स्लिट्स, TWO 2 स्लिट्स, S1 एंड S2 which are parallel to each other, which are parallel to each other, are placed at very small distance D, are placed at very small distance D, full stop. To find interference pattern, to find interference pattern, a screen is placed parallel to the plane of slit at very large distance capital D, full stop. फर्स्ट जो आपको D लिखा है वो स्मॉल लेना है, अब जो D लेना है वो कैपिटल लेना। बाय यूज ऑफ एनी लाइट सोर्स S कैपिटल which is placed behind 2 slits, TWO 2 slits, S1 and S2, comma, light can be escape out from S1 and S2, फिर कॉमा दीजिए। So S1 and S2 acts as coherent source, COHERENT, coherent source of light, full stop। अब पैरा चेंज कर लीजिए, light coming from S1 and S2 superimposed on each other and it can form interference pattern on screen। देखिए अब यहां से क्या हो रहा है, सोर्स ऑफ लाइट को हम यहां से भेज रहे हैं, तो मेरा 2 स्लिट है, ध्यान दीजिए, स्लिट का मतलब क्या, होल। यहां से लाइट पास कर रहा है और यहां पे हम स्क्रीन लगाए हैं जो एक पॉइंट पे जाके मर्ज कर जा रहा है। ध्यान से देखिए, एकदम डायग्राम में 2 नंबर रहता है, डायग्राम बढ़िया से बनाना है, डायग्राम में कहीं कट छट नहीं होना चाहिए।
इसका नाम आप S1 दे दीजिए, इसका नाम आप S2 दे दीजिए। यहाँ से कुछ एंगल दिखा दीजिए थीटा, यहाँ से भी कुछ एंगल दिखा दीजिए। इसको ना पूरा दिखा दीजिए एकदम डॉटेड करके इसको पूरा दिखाइए। इसका ना कुछ नाम दे देंगे हम लोग अभी, फिर इसको थीटा दिखाइए। S1 से हम एक परपेंडिकुलर डाल रहे किस पर, S2 स्लिट पे, इसका नाम M दे देंगे हम लोग, ठीक है। अभी ना इसको ध्यान से समझना, S1 से S2 के बीच का डिस्टेंस स्मॉल लेंगे और स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल लेंगे। ध्यान देना है बच्चों, P इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम O दे दीजिए। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप Y ले लीजिए। कोई किताब में इसको ना बीटा लेके चला है तो कंफ्यूजन नहीं करना है। ये है क्या मेरा, तो ये मेरा है स्क्रीन। तो ये सिंगल आपका डबल स्लिट का डायग्राम है। इस डायग्राम को अच्छे तरीके से समझिए और नीचे थोड़ा सा लिखना है D इज मच लेस देन स्मॉल d। इसको लिख के थोड़ा बॉर्डर करके दिखा दीजिए एग्जामिनर को, ठीक है। अब आगे समझिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको बारीकी से समझना है इसके डेरिवेशन को, ठीक है। अभी आपको एक लाइन थोड़ा सा स्टेटमेंट क्या करना पड़ेगा, देखिए S1P, एक थोड़ा सा लिख लीजिए नीचे, इसके नीचे S1P एंड S2P आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों ऐसा, जब आप इस एक्सपेरिमेंट को दूर से या लैब में आप देखेंगे, लैब में, तो आपको ऐसा फीलिंग्स होगा कि S1P और S2P जो होगा वो आपस में ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। एकदम ध्यान से बच्चों समझना, ठीक है। डायग्राम पे आपका मार्क्स रहेगा, एकदम सुंदर बनाना है। पेंसिल का यूज कर सकते हैं आप, ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं आप, एग्जाम में आप ब्लैक ब्लू दोनों यूज कर सकते हैं, बट समझना है अगर आपको ब्लैक पेन से लिखना है तो पूरा ब्लैक पेन से लिखिए, हेडिंग उसको ब्लू पेन दीजिए। अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो हेडिंग ब्लैक पेन से दे सकते हैं, ताकि कॉपी आपका पूरा अट्रैक्टिव दिखे। तो बच्चों एकदम ध्यान से चीज को समझना, एकदम बारीकी से समझिए, ठीक है। डायग्राम आपको स्क्रीनशॉट लेके या देख लीजिए कैसे करना है आपको, आप अपने स्तर से इसको लिख लेना है, क्योंकि हम डायग्राम मिटाएंगे, ये क्वेश्चन लंबा जाएगा डबल स्लिट का, ठीक है। उसके नीचे फिर से आप थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखिए, फिर से स्टेटमेंट लिखिए एक लाइन छोड़ के, वेव कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2 रिचेज पॉइंट P, कहां पहुंच रहा है, S1 और S2 से निकल रहा है, कहां पहुंच रहा है, P, ठीक है, फुल स्टॉप। ड्यूरिंग दिस वेव कमिंग फ्रॉम S2 हैव टू कवर सम एक्स्ट्रा पाथ लेंथ, सो path difference between S1P and S2P can be, ध्यान देना है, so path difference एकदम जैसा लिखा रहा है वैसे लिखना है। path difference between S1P and S2P can be गिवन एस, ध्यान देना है, S2P माइनस S1P, ये किसके बराबर होगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा x के बराबर, और S2M जो होगा वो भी डेल्टा x के बराबर ही होगा। यानी कि डेल्टा x इक्वल टू, थोड़ा सजा के लिख सकते हैं हम लोग, S2M। अब यहां पे देखिए, ये भी आपका थीटा होगा, तो थीटा के सामने का साइड हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो एक आपका क्या होगा, बेस, और एक आपका हाइपोटेनियस। तो अगर हम यहां से साइन थीटा निकालेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, P/H, तो P मेरा क्या, S2M, और H मेरा कितना, S1 और S2 का डिस्टेंस कितना, D, तो S2M जो होगा वो D ऑफ साइन थीटा निकलेगा। तो S2M जहां पर है वहां पे हमको लिखना है D ऑफ साइन थीटा। एकदम बच्चों ध्यान से समझिए, हमको आगे काम आएगा, D साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा कैसा है, सिंस, एक लाइन लिखिए, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। और अभी आपको हम पैरेलक्स मेथड के पहले बताएं, जब कोई थीटा छोटा होता है तो वो साइन थीटा के बराबर होगा, यानी कि डेल्टा x जो होगा अब आपका d इंटू थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये साइन थीटा बहुत छोटा है, ठीक है। एंड
अकॉर्डिंग टू पैरेलक्स मेथड, फिर से हम लोग यहाँ पैरेलक्स का यूज करेंगे। पैरेलक्स तो थीटा इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा y बाई डी, कैपिटल डी। देखिए थीटा इज इक्वल टू ये थीटा, ये वाला, ये जब निकालेंगे तो y बाई ये d, ये डिस्टेंस को d दे देना है जो यहाँ दिखाएं, y बाई डी। तो y बाई डी यानी कि अब यहाँ पे ध्यान से समझना है अच्छे तरीके से। अभी हम लोग एक वैल्यू क्या निकालें, तो डेल्टा x इक्वल टू क्या निकाले जी, d इंटू थीटा, देन डेल्टा x इक्वल टू d इंटू वाई बाई डी। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, देन डेल्टा x इक्वल टू वाई डी बाई डी। बच्चों अच्छे तरीके से समझिए, कोई भी डाउट हो इसको बारीकी से समझना है। अभी ना हम लोग डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस निकाल चुके हैं, अब हम डायग्राम मिटा रहे हैं। डायग्राम आई होप आप लोग जरूर बना लिए होंगे। अभी ना आधा पार्ट हुआ है, चिंता मत कीजिए, लगभग हो गया, आधा पार्ट नहीं लगभग हो गया। अभी ना हम लोग अब क्या निकालेंगे, इसका सेकंड पार्ट। अभी और कुछ इसमें क्वेश्चन में पूछा था, क्या क्वेश्चन में कुछ पूछा है क्या, और YDS एक्सपेरिमेंट के बाद व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फ्रिंज विड्थ इफ द होल अपरेंट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड। ठीक है, आगे देखिए, अब आगे हम लोग देखेंगे इफ, कुछ स्टार बना दीजिए हल्का सा, इफ होल apparatus is immersed in liquid, then wavelength of light changes and is given by डेल डैश इज इक्वल टू होगा डेल बाय म्यू, जहां वेयर न्यू या म्यू जो भी हो एक से बड़ा होगा 10, डेल डैश लेस देन डेल। इन दिस केस फ्रिंज, इसको लिखना है, मार्क्स काट लेगा, अच्छे से लिख लीजिए इसको। फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, क्या करेगा, फ्रिंज विड्थ यहाँ पे डिक्रीज करेगा, यानी सिंस बीटा जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। आपको ये आंसर यहाँ तक देना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कटेगा। ज़्यादा होशियारी नहीं करना है, जितना बता रहे उतना लिखिए। अगर ये पॉइंट आप छोड़ते हैं तो लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है कि वो कैसे काम कंप्लीटली इमर्ज्ड होता है, तो आपको ये स्टेटमेंट आपको बढ़िया से करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया था। ठीक है, अब हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। रेक्टिफायर है, फिर आपको एवरेज वैल्यू निकालना है, फिर लेवल डायग्राम बनाना है। लंबा जाएगा, अभी थोड़ा पेशेंस रखिए और बनाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 रेक्टिफायर, इसको पूरा मिटाते हैं हम इधर, इसको अच्छे से आप इधर तब तक फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए या जैसा करना है कीजिए, लेकिन इसको आप नोट कर लीजिए। अभी ना क्वेश्चन 17 हम पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, रेक्टिफायर बोला। व्हाट इज रेक्टिफायर, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, शो इनपुट आउटपुट वेव फ्रॉम वेव फॉर्म ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। वाह, रेक्टिफायर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप रेक्टिफायर लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर 1 नंबर मिलेगा। फिर अगर इसका वर्किंग लिखते हैं तो 3 नंबर मिलेगा, 5 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से समझिए, रेक्टिफायर डिफिनेशन में 1 नंबर, सर्किट डायग्राम उसका रेक्टिफायर का बनाते हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर यहाँ से मिला आपका, और वर्किंग लिखेंगे तो 3 नंबर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, रेक्टिफायर। तो बच्चों रेक्टिफायर आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, रेक्टिफायर क्या है। ठीक है, चलिए फटाफट लिखिए, एकदम लिखिए। ए डिवाइस विच कन्वर्ट
ए डिवाइस विच कन्वर्ट AC यानी अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ये एक ऐसा डिवाइस है, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। कहीं कहीं किताब में आप देखेंगे इसको कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो चीज एक ही है, समझना है इसको। अब क्या बोला क्वेश्चन, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर का ड्रॉ करना, आपको डायग्राम बढ़िया से बनाना है। तो आपको सबसे पहले क्या कीजिए, आप सबसे पहला काम आपका होगा कि आप सबसे पहले फुल वेव रेक्टिफायर क्या आपको लिखिए, फुल वेव रेक्टिफायर लिखिए फटाफट। ए रेक्टिफायर, फुल वेव लिखिए, डैश दीजिए। ए रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स बोथ द HALVS हाफ ऑफ AC into DC is called full wave rectifier, full stop। अब ना ये हुआ आपका, देखिए रेक्टिफायर पूछा था बट आपको फुल वेव रेक्टिफायर पूछा, डायग्राम पूछा है, तो आपको स्टेटमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला फुल वेव रेक्टिफायर का स्टेटमेंट लिखा चुके हैं, एक बार और रिपीट कर दे रहे फुल वेव का। ए रेक्टिफायर विच कन्वर्ट बोथ द हाफ्स ऑफ AC इनटू DC इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसका ना डायग्राम आपको अच्छे तरीके से समझना है। डायग्राम लिखना है, इसको अच्छे से एग्जाम में सजाइए ऐसे करके और बनाइए। साथ साथ आप बना भी सकते हैं क्योंकि समय थोड़ा कम है, काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आप लोग के साथ हमको। इसको एकदम बढ़िया से मिला देना है, इसको सीधा कीजिए, टेढ़ा नहीं करना है, सीधा यहाँ थोड़ा सा मिला देना है। इसको हम लोग बोलेंगे इनपुट AC और ये कॉइल आपका होगा प्राइमरी कॉइल, ठीक है। दिस इज 2 लाइन्स, इसको बढ़िया से समझना है डायग्राम को। यहाँ पे हम एक डायोड कनेक्ट कर रहे हैं और ये डायोड देखिए बीच में हम एक लोड रेसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे और फिर नीचे एक डायोड लगाएंगे। इसका नाम कुछ दे देना पड़ेगा हम लोग को, इसका नाम D1, लोड रेसिस्टेंस RL, फिर से इसका D2। अब यहाँ पे करंट के डायरेक्शन को भी आपको दिखाना पड़ेगा साफ। बच्चों यहाँ पे आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। करंट के डायरेक्शंस को अच्छे तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि गड़बड़ कर देना है, ठीक है जी। ये मेरा वो प्राइमरी कॉइल है, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी। देखिए अभी ना आप लोग को लगता होगा कि ये तो वीडियो हम देख ही लिए, मेरे नोट कॉपी में लिखा है, लेकिन कितना लिखना है ये सवाल है, कैसा लिखना है ये सवाल का जवाब आपको इस वीडियो से मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे मार्क्स मिलेगा, हमको कितना मार्क्स मिलेगा, कितना लिखने से मार्क्स मिलेगा, इस जवाब को आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल्स इजी स्टडी ही दे पाएगी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने बहुत सारा मैपिंग दिखा रहा है, कहीं पे फंसना नहीं है, एकदम बारीकी से समझिए। इसको समझना है, चीज को एक बार आप समझ जाएंगे, बढ़िया से याद कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करके लिख लेंगे, एकदम जबरदस्त नंबर मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं गर्दा उड़ा के नंबर मिलेगा। तो गर्दा उड़ा के नंबर उठाना है तो चैनल से बने रहिए। तो ये आपका डायग्राम है, इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर। हंसना नहीं है, देखना बहुत कोई हंस रहा है, हंसना नहीं, 1 नंबर मिलेगा बस, ठीक है। अब हम लोग ना इसका वर्किंग को लिखेंगे। वर्किंग ना हम बहुत अच्छा से इसको एकदम एडजस्ट करके बनाए हैं, जो जैक बोर्ड जो रिलीज करती है ना हम लोग को आंसर शीट, उसी से लिखवा रहे हैं। एकदम ध्यान से लिखिए, एकदम इसी को रट जाना, एकदम लिखो स्टेटमेंट बढ़िया से, एकदम वर्किंग लिखो। when positive half cycle of input AC signal follows through the primary coil,
induced EMF is set up, induced EMF is set up in the secondary coil, in the secondary coil due to mutual inductance, due to mutual inductance, full stop. Let the direction of induced EMF, comma, upper end, this is upper end of the secondary coil becomes positive, ये जो होगा आपका पॉजिटिव होगा, and upper end becomes positive while the lower, पॉजिटिव के बाद लिखना है while the lower end becomes negative, फुल स्टॉप देना है. This makes diode D1 forward biased and diode D2 reverse biased with the input half cycle obtained load resistance RL, full stop या कॉमा दे सकते हैं, कॉमा दीजिए. During negative half cycle of AC, diode D1 is reverse biased and diode D2 is forward biased with load resistance RL as shown in diagram. ठीक है, अभी देखिए एक छोटा सा ना आपको एक और ग्राफ बनाना है, जो ग्राफ इस तरह से है, अभी कंप्लीट नहीं है. कोशिश कीजिए कि इसको ना वर्किंग के पहले बना दे या वर्किंग के बाद भी अगर आप बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है. ध्यान से देखिए, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा. बहुत किसी को लग रहा होगा सर ये डायग्राम आप छोड़ दिए, लेकिन नहीं, चिंता मत करो, सब बताएंगे. थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे ताकि वीडियो लंबा ना हो. अभी ना समझाने का टाइम नहीं है, फटाफट नोट करो, एकदम इसको एकदम याद कर लो, समझाएंगे इसको बारीकी से. ये पॉजिटिव जाएगा, ये नेगेटिव, फिर से ये पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा देना, ज़्यादा मत दिखाइए. ये नेगेटिव थोड़ा थोड़ा दिखा दे कहीं कहीं पे. ये देखना है, ये कहीं पे फुल वेव रेक्टिफायर में ना ओनली अपर लेवल को ही दिखाएगा. इसको पाई दिखा दीजिए, इसको 2 पाई, इसको 3 पाई, इसको 4 पाई. और ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ किसके भरसे से, ये ग्राफ आपको जो होगा ओमेगा टी, इसको ना ऊपर वाला पार्ट आपको दिखाना इनपुट के लिए, इनपुट एसी के लिए, और ये अपर साइड दिखाना आपको आउटपुट के लिए. ठीक है, तो ये आपका फाइनल रेक्टिफायर हुआ. और किसी का औकात नहीं कि आपको 5 नंबर यहां से काट दे. क्यों? क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऐसे ही होता है, इसी टाइप से आपको मार्क्स मिलेगा. तो किसी का औकात नहीं नंबर यहाँ से आपको 5 नंबर काट ले. अच्छे तरीके से मेंटेन कीजिए, नोट्स बनाइए, फिर देखते हैं नंबर कैसे कटता है. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कंप्लीट हो गया, फुल कंप्लीट. डायग्राम बढ़िया से बना लीजिए उसको, ये कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर अब 18 पे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है इसको देखिए. ये इस वीडियो में आपको पूरा लॉन्ग मिलेगा, सेट 1 का पूरा. सेट नंबर 2 देखते हैं हम एक दिन में ही फिर से रिलीज करेंगे. पूरा सेट नंबर 2 को हम एक वीडियो में खत्म करने का प्रयास करेंगे. थोड़ा लंबा जाएगा तो जाएगा. अब की बार एकदम 95 पार करना है. और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, बने रहो चैनल से. 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन बोला है. सो ए नंबर so that average value of AC over half cycle is 2I0. हाफ साइकिल बोला 2I0 by pi. फिर बी नंबर बोला ऑल्सो सो दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ AC इन फुल साइकिल इज 0. वाह, बड़ा सुंदर है. तो ये ना दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम होगा, उसको बढ़िया से बनाइए एकदम. 16 नंबर का. ठीक है, स्टेटमेंट राइट डाउन. स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट राइट डाउन, फटाफट लिखिए. द एवरेज वैल्यू ऑफ एन AC, द एवरेज वैल्यू ऑफ एन AC ओवर वन टाइम पीरियड, कॉमा ओवर लॉन्ग टाइम
फिर कॉमा दीजिए, टाइम पीरियड इज 0, टाइम पीरियड इज 0 पे अंडरलाइन कीजिए, फुल स्टॉप। सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू वी हैव टू टेक टाइम t/2। सजाइए इसको ऐसे, फुल स्टॉप दीजिए। अब देखिए अल्टरनेटिंग करंट में आप लोग पढ़े होंगे इस चीज को, वी नो दैट, ध्यान से समझना है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। एकदम बारीकी से समझना है, इन अ स्मॉल टाइम dt, अगर स्मॉल टाइम dt हुआ तो स्मॉल यहां पे चार्ज हो जाएगा कितना, टाइम अगर छोटा है तो क्रिएट होने वाला चार्ज कैसा होगा, dq, और dq इक्वल टू क्या होता है, I इंटू डी टी, क्योंकि q इक्वल टू आई टी फार्मूला होता है ना बच्चों, तो d लगेगा यहाँ, तो वेरी छोटा टाइम में चार्ज छोटा क्रिएट होगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, टेक इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे इस चीज को पूरा, तो dq इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, ये तो आपका q हो जाएगा, आई का वैल्यू कितना, I0 साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, कितना बोला है, फुल वेव में तो 0 होगा, हाफ लेके पहले निकालेंगे, 0 से t/2 सॉल्व कीजिए, I0 माइनस ये होगा आपका, ध्यान से समझना है साइन का, इसको डिटेल से समझिए, चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, I0 कॉमन ले लीजिए, 0 से t/2 साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब साइन का क्या होगा, इंटीग्रेशन कॉस, लेकिन माइनस में, तो कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ओमेगा। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं, लोअर लिमिट टू हायर लिमिट, देन I0, ओमेगा को बाहर कर लीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए, कॉस ओमेगा, हायर लिमिट पहले आएगा, फिर माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0, ऊपर लिखेंगे, नीचे कट सकता है वीडियो, I0 बाय ओमेगा। देखिए इस माइनस को अंदर कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो माइनस कॉस ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/t इंटू यहाँ t/2, फिर माइनस, ये तो पूरा कॉस 0, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये t से ये t, ये 2 से ये 2, और कॉस पाई का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1, ये कहीं पे मिस्टेक है, माइनस नहीं होगा, I0 बाय ओमेगा, माइनस माइनस प्लस 1 यानी 2I0 बाय ओमेगा, 2I0 बाय ओमेगा, ये मेरा क्या निकला, चार्ज निकल गया। लेट IA इज कांस्टेंट, IA मेरा क्या है, कांस्टेंट करंट, तो Q बराबर क्या होता है, Q कांस्टेंट इक्वल टू हो जाएगा मेरा I इंटू टी, ध्यान से समझिए, I इंटू टी। अब ये I कैसा लिया हम लोग, IA, और टाइम कितना, तो t/2। अब ध्यान से समझना है, अब यहाँ पे ना हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको बॉर्डर कर देते हैं, इधर मिटा रहे हैं, वीडियो को रोक के आपको लिख लेना है, ये A नंबर का आंसर चल रहा है। अभी ना कांस्टेंट चार्ज का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो IA t/2 इज इक्वल टू 2I0 बाय ओमेगा। चीज को समझिए, अभी ओमेगा का वैल्यू पुट करना है हम लोग को, तो अभी आपको ओमेगा वैल्यू कितना होता है जी, 2π/t, तो यहाँ 2π और यहाँ t से t गया, 2 से 2 गया, तो IA इन बाय 2 इज इक्वल टू I0 बाय पाई,
तो आई ए इज इक्वल टू 2I0 बाई कितना, पाई। देखिए जो वैल्यू बोला था वो आ गया आपका, आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको राउंड फिगर में जब इसका वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने पे एक नया वैल्यू आएगा। कितना वैल्यू आएगा ध्यान से समझिए। तो आई ए इक्वल टू 0.63I0 आपको यहां तक एग्जाम में लिखना पड़ेगा। इसका बी नंबर पार्ट जो बोला क्वेश्चन, उसका आंसर देखिए, बी नंबर पार्ट, दिस इज बिकॉज द मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ अल्टरनेटिंग करंट कीजिए, इज इक्वल्स एंड अपोजिट, नॉट टू, अपोजिट टू दैट ऑफ नेगेटिव हाफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये हुआ आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। ठीक है, इधर हम फिर से मिटा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको, ताकि थोड़ा टाइम हमको भी ना लगे और आपको भी ना लगे। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है ये पूरा फुलफिल हो गया आपका। अब हम लोग ना लास्ट सेट नंबर 1 का कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे जाएंगे। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो मेरा है उसको बारीकी से समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए और बी जो है हम दोनों एक साथ बताएंगे, दोनों एक साथ खत्म कर देंगे, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से समझिए एकदम। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एकदम छोटा क्वेश्चन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इस पे एकदम लॉक कर दीजिए इसको 2022 के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एकदम लॉक कर दीजिए, इसको एकदम रट जाना है, पूरा बढ़िया से याद कर लीजिए। चलिए स्टेटमेंट लिखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ये लंबा क्वेश्चन जाएगा थोड़ा, 5 नंबर का है, पूरा चौक लिखिए। इट कंसिस्ट, स्टेटमेंट राइट डाउन, इट कंसिस्ट टू कॉन्वेक्स लेंस placed coaxial with each other at some separation. One lens is towards object known as objective, having small apparator, and other lens which is towards eye of observer known as eyepiece, having large apparator, full stop। यहां से पैरा चेंज कर लीजिए। Any object placed in front of objective formed image between objective and eyepieces, full stop दीजिए। If this formed image lies between focus length and pole of eyepiece, then virtual and magnified image will form by eyepiece as shown in diagram। अब आपको डायग्राम समझना है। देखिए जी, डायग्राम इसका ना 2 टाइप का होता है, तो इसको बारीकी से समझिए। हम जो डायग्राम बना रहे हैं हो सकता है कि आपको ना मैच करे, लेकिन आप देख लीजिए, आपकी इच्छा। हम तो डायग्राम ऐसे ही बनाने वाले हैं, क्योंकि हम लैब में इसको ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी ना 2 है, तो इसका नाम पोल P1 दे दीजिए, इसका नाम पोल P2 दे दीजिए। इसको बढ़िया से दिखना चाहिए पोल P1 और P2। ठीक है, ये तो आपका हो गया फोकस। इधर भी फोकस दिखाइए, क्योंकि ये लेंस है। एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं AB, फिगर ध्यान से देखना, यहाँ गया और ये फोकस से पास किया, दूसरा एकदम इसके पोल से पास करेगा, और ये जहाँ कटा वहाँ से इसका इमेज दिखा दीजिए।
इसका नाम ए डैश, इसका नाम बी डैश। फिर यहाँ से पास करेगा ऑब्जर्वर, ये आपका क्या है तो आई पीस है, आई पीस, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब यहां से फिर से पोल से पास करवाना है और यहां से एक बैकट्रेस करना है। ये जहां कटेगा वहां पे एक इमेज डाल दीजिए, कुछ नाम डाल दीजिए इसका, ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, यहां से थोड़ा एक ऑब्जेक्ट और दिखा दीजिए और इसको एकदम यहाँ पोल से मिला दीजिए। इसे कुछ नाम दे दीजिए, इसका नाम अल्फा, इसका नाम बीटा। कंफ्यूजन कहीं नहीं करना है, ये एरो जरूर दिखाइए कि लाइट मेरा कहाँ से किधर किधर हो रहा है, ये आपको दिखाना बहुत जरूरी है। और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे दिखा दीजिए। ठीक है, ऑब्जर्वर दिखाना पड़ेगा आपको। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना ले लेंगे हम लोग, u नॉट। इसका डिस्टेंस, इसका इमेज कहाँ बन रहा है यहाँ पे, तो ये आपका v नॉट हो जाएगा। अब देखिए इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, जो यहाँ का इमेज है, तो ये ue हो जाएगा। इसका इमेज यहाँ बन रहा है तो ये आपका ve हो जाएगा। बस इसी चीज को बढ़िया से समझना है। फर्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट O फॉर ऑब्जेक्ट, E फॉर आई पीस ऑब्जेक्ट, इसका इमेज O, इसका इमेज VE। ठीक है, ये डायग्राम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, डायग्राम को अच्छे तरीके से नोट कीजिए फटाफट। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रोक सकते हैं, वीडियो को समझिए, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। अब ना हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालने इसका जा रहे हैं, यानी पूरा 19 नंबर एक ही क्वेश्चन में हो जाएगा। मैग्निफिकेशन ध्यान से समझिए, मैग्निफिकेशन इसका क्या होगा। स्टेटमेंट राइट डाउन मैग्निफिकेशन का, द रेशियो ऑफ, इसका आंसर लिखिए, द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई पीस एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर full comma when both are placed at some distance, at same distance करना, SAM same distance is known as magnification, is known as magnification। let, अब ना हम डायग्राम मिटा रहे हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन डायग्राम मिटाएंगे तो समझ में आपको नहीं आएगा, इसलिए डायग्राम रहने देते हैं, डायग्राम रहने देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सके हम। लेट बीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, और अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी मैग्निफिकेशन इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। अब बीटा का वैल्यू कहाँ निकालेंगे, ध्यान से समझिए। बीटा का वैल्यू निकालने के लिए पोल P2 से ये पूरा, ये वाला पूरा, और अल्फा निकालने के लिए ये पूरा। ठीक है, तो बीटा का वैल्यू निकालने के लिए A डबल डैश B डबल डैश, फिर से पैरेलक्स मेथड लगाएंगे, A डबल डैश B डबल डैश बाय क्या होगा P2 A डबल डैश। ठीक है, तो बीटा M इक्वल टू, यहाँ थोड़ा कटने का संभावना है इसीलिए हम इधर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, फिर मिटाते जाएंगे हम फिगर। M इक्वल टू बीटा बाई अल्फा और M इक्वल टू बीटा का वैल्यू ध्यान से समझिए, एकदम इसको अच्छे से लिखना है, A डबल डैश B डबल डैश बाय P2 A डबल डैश, फिर A डबल डैश C बाय P2 A डबल डैश। तो P2 A डबल डैश P2 A डबल डैश यहाँ कट जाएगा, तो M इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश बाय A डबल डैश C। ठीक है, अब डायग्राम में ध्यान से समझिए, डायग्राम में ध्यान से समझिए,
ए डबल डैश सी, अच्छा सी नहीं दिखाए थे इसलिए दिक्कत आपका हो सकता है। ये ना पॉइंट सी है, ए डबल डैश सी और ए बी बराबर है, तो ए डबल डैश सी जो होगा वो ए बी के बराबर होगा। मेरे हिसाब से आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले भी लिए होंगे, तो थोड़ा थोड़ा मिटा रहे हैं। ए डबल डैश सी किसके बराबर, तो ए बी के बराबर। तो एम इक्वल टू मेरा होगा ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए बी। ठीक है, अब थोड़ा एडजस्टमेंट आपको ध्यान देना पड़ेगा। ए डबल डैश बी डबल डैश ए बी से मल्टीप्लाई करना है और ए बी से डिवाइड भी करना है, एडजस्टमेंट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो m इक्वल टू मेरा आ जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीसेस इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मेरा m निकल गया। ठीक है, अब हम इधर मिटा रहे हैं, अब हम पूरे मिटा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत डायग्राम में नहीं होगा। देन आगे इन दिस, यहां पे एमओ क्या है जी आपका, तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग ना माइनस वीओ बाय यूए से रिप्रेजेंट करेंगे। और एमई क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, इसको ना माइनस वी बाय यूई से रिप्रेजेंट करेंगे। देयरफॉर फाइनली जो मैग्निफिकेशन मेरा आएगा, ज्यादा लंबा आपको लेके नहीं जाना है, माइनस वी ई बाय यूई। आप चाहें तो यहां से रिप्लेस भी कर सकते हैं। इससे आगे लेंस फार्मूला लगाइएगा, लेंस फार्मूला लगाने के बाद भी आप आगे कर सकते हैं, लेकिन यहां तक भी आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका पूरा वीडियो सेट 1 का सेक्शन सी, जो बहुत लंबा गया होगा, मेरे हिसाब से कितना गया आप देखे भी नहीं है। तो बच्चों ये आपको इसी टाइप से आंसर देना है, और आंसर देने के बाद आपको बारीकी समझना है कि अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स का यूज करके आप हमें जरूर इन्फॉर्म करें। अगर कोई दिक्कत हो कि नहीं सर इससे थोड़ा सा आगे और बता दीजिए, तो हम वीडियो को और थोड़ा छोटा वीडियो बना के आपको दिखा देंगे। आप यहाँ से लेंस में कर लेंस फार्मूला लगाएंगे, 1/b माइनस 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u करेंगे। ठीक है, फिर वहां से वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद आपको नया m आएगा, तो यहाँ भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें, और शेयर करना एकदम ना भूलें। ओके, थैंक यू।